नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन। राना सनाउल्लाह बुकचा बांध के चले गए हैं लंदन, जहां से वो नवाज शरीफ से न जाने क्या पूछ के आएंगे कि जो नवाज शरीफ खुद नहीं बता सकते, न जाने उनको क्या ऐसा बताएंगे जो नवाज शरीफ वहां पर बैठ के खुद नहीं जान सकते। सियासत आपको जोर लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुल्क कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब जब से असम्बली में वापसी का उन्होंने अंदिया दिया है, उसके बाद हुकूमत ने दाव पेच खेले, 35 उनके बंदों के इस्तीफे मंजूर कर लिए बशमूल शेख रशीद साहब। हुकूमत बड़ी खुश है, लेकिन इमरान खान साहब भी अब पर तोल रहे हैं कि हमने बहरहाल असम्बली में वापस जाना है और हुकूमत को पलटाना है। KPK की असम्बली तहलील, पंजाब की असम्बली तहलील। परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि अंदर खाने या पस पर्दा कुछ बातचीत हो रही है, और वो बातचीत ज़ाहिर है हुकूमत के लोगों से नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे होंगे। सियासत जोर पकड़ रही है, मईशत सिंक कर रही है। इस प्रोग्राम में हम सियासत और मईशत दोनों पर बात करेंगे। खुर्रम तस्गीर खान साहब वज़ीर तवानाई हमारे साथ मौजूद होंगे करने के लिए, उनको खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ हमारे पास अंजुम निसार साहब मौजूद होंगे, स्टेट बैंक गवर्नर के सामने बिजनेसमैन अपनी विपता बयान करते करते रो पड़े। ये हालात कैसे पहुँचे ऐसी हुकूमत के नीचे जो बिजनेस और बिजनेसमैन फ्रेंडली हुकूमत मुतसव्वर होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली तहलील हो गई। ANP ने यौम तशक्कर मनाने का ऐलान किया हुआ है। अमलन लोग खुश हैं, लेकिन दूसरी जमातों के पास PTI के अलावा क्या KPK को संधारने के लिए कोई स्ट्रेटजी है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। खुर्रम साहब, आपकी हुकूमत के पास जहाज़ का टिकट बुक करवा के नवाज शरीफ के पास जाने और उसके बाद वापस आने के अलावा कोई सियासी स्ट्रेटजी है, कोई मंजिल मकसूद है, या आपने बस ये फेरे ही लगाते रहना? जी, मंजिल मकसूद 4 हैं इस वक्त जिस पर हम काम कर रहे हैं और रोजाना करते हैं। पहला तो मईशत की बहाली है, जिसके बारे में बहुत सी मुतज़ाद राय हैं, वो भी हमारे सामने है। दूसरा खारजा पॉलिसी की बहाली है, और हमारे खारजा ताल्लुकात में का जो बेड़ा गर्क इमरान खान करके गए हैं, उसका एक रिपेयर जॉब हम कर रहे हैं। इस वक्त मुरम्मत का काम कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ कामयाबी अल्लाह के करम से हासिल हुई है। तीसरा इशू है सैलाब ज़दगान की बहाली, उसमें भी पहले भी बहुत तेजी से काम हुआ है, इंशाल्लाह अभी भी जारी है और जारी रहेगा। और चौथा जो एक नया चैलेंज है, जो दहशतगर्दी ने दोबारा से सर उठाया है, उससे निपटना है। तो ये 4 चैलेंजेस हैं जिनसे हम बैक वक्त नबर्द आज़मा है। इसमें जितनी कामयाबी और नाकामी हो रही है वो आई एम श्योर आप भी और दूसरे लोग हमें बताएंगे। लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। आपने मुआशी की बहाली फरमाया या मुआशी की बदहाली फरमाया अपना हदफ? जी, मईशत की बहाली हमारा हदफ है, लेकिन जब हम बहाली आपका हदफ है तो जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मईशत की बात तो नहीं करने गए होंगे, खारजा पॉलिसी की बात भी नहीं करने गए होंगे, सैलाब ज़दगान की बात भी नहीं करने गए होंगे, और सर्टनली उनके साथ दहशतगर्दी को के कला कमा करने के लिए भी बात करने नहीं गए होंगे। तो आप एक तरफ फरमा रहे हैं कि मतवा नज़र या मंजिल मकसूद तो आपकी ये 4 हैं, आपकी सियासत तो मुकम्मल तौर पर किसी और तरफ जा रही है। हाउ डू यू रिकंसाइल द टू? जी नहीं, देखिए, एक आईनी अमल है। अगर एक परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में और महमूद खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में आइन के तहत जो है वो असम्बलियाँ तहलील करती हैं, तो हमें उससे भी निपटना है। तो वो तो एक सियासी प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ से मुशावरत जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों के बारे में मशवरा ओवरऑल हमें जो है जो पंजाब के लिए अब अगर अप्रैल से पहले इंतखाबात होने हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हमें इख्तियार करनी है, उस पर बात करने गए हैं। लेकिन मईशत की बहाली एक सब्जेक्ट है जिसके तमाम रेलेवेंट लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो मरकज का मामला है, आपने पंजाब और KP का जिक्र किया, उसका तो एक आइनी कैलेंडर अब अनफोल्ड हो रहा है, एक आइनी प्रोसेस है। अगर आप आपस में इत्तेफाक नहीं कर पाते फिर एक कमेटी के पास जाएगा, कमेटी अगर इत्तेफाक नहीं करती तो लिस्ट भिजवा देगी इलेक्शन कमीशन को, वो एक बंदा तैनात कर देगा। तो वो तो आइनी अमल है। इसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने क्या इंटरफेयर करना है, और आपकी पार्टी की तरफ से नाम भी सामने आ गए हैं। मरकज के मामले पर आते हैं, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहिए पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, या नहीं चाहिए? जी, ये फैसला उन्होंने करना है, ये हमारा फैसला नहीं है कि हमारी ख्वाहिश के ऊपर तो उन्होंने अमल नहीं करना। बेहतर होता कि वो पार्लियामान में मौजूद रहते,
लेकिन अब उन्होंने एक सोच समझ कर फैसला किया हुआ है तो उनकी सवाबदीद है, इसमें हमारी विश वो कोई किसी तरह भी ऑपरेशनल नहीं है। ये फैसला उन्होंने किया हुआ है कि उन्होंने जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए थे उनका मैंडेट झटक कर वो पार्लियामान से बाहर चले गए और उसकी जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे हम अल्लाह ताला के करम से निपट रहे हैं रोजाना की बुनियाद। लेकिन जब उन्होंने वापस आने का अंदिया दिया तो साथ ही स्पीकर साहब ने उनके 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। ज़रा हम आपको याद दहानी करवाना चाहते हैं कि स्पीकर साहब हमें बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर तो हर शख्स को फ़र्दन फ़र्दन ये ऐलान करना था कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन 35 के 35 जो हैं वो यकदम ही उन्हें इस्तीफ़े कबूल कर लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी जल्दी क्या थी, कहाँ पर आपने फ़र्दन फ़र्दन लोगों को अपना इस्तीफ़ा देते हुए सुना? तो बेसिकली यू डोंट वांट देम इन द पार्लियामेंट ना, क्योंकि आप खौफज़दा हैं कि अंदर आएंगे तो वो मामला पलटा देंगे आपके खिलाफ। जी नहीं, उनके इस्तीफों ने और उनके पार्लियामान से भाग जाने की वजह से ये एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में आया कि उनके इस्तीफे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो जब हमने सियासी तौर पर समझा कि वक्त आ गया है कि इनमें से कुछ हजरात या खवातीन के इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं तो वो कर लिए गए, क्योंकि आपको मालूम है वो तो हर वक्त धमकियां देते थे कि अदालत में जाएंगे और हम इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। तो अगर वहां से कोई सियासी चाल चली जा रही है तो हमने भी आइन के तहत अपने सवाबदीद इस्तेमाल किया स्पीकर साहब ने और उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। और अभी भी उनके एक माकूल तादाद ऐसी है जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और जब जरूरत होगी तो वो भी उसके ऊपर भी अमल होगा, क्योंकि एक खास हद के बाद तो अगर कोई शख्स वापस लेने के लिए तैयार नहीं होता और अब इसको उन्हें इस्तीफे दिए हुए 8 माह हो गए तो फिर जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं तो जो अमल है उसने आगे जाना है तो वो आगे जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने ये ट्वीट किया, आपकी नज़र से शायद गुजरा हो, नहीं तो उसका लुबे लबाब आपको बता देते हैं। वो फरमा ये रहे हैं कि बातचीत चल रही है और अगले 3 महीने के अंदर हर हाल में इंतखाबात होंगे। और ज़ाहिर वो आपके साथ ही नहीं, आपकी जमात के साथ बातचीत का जिक्र तो नहीं फरमा रहे, वो पिंडी के साथ कर रहे होंगे या पारा के साथ कर रहे होंगे। आपकी नज़र में कुछ इस किस्म की बातचीत की कोई ख़बरें हैं, कोई आपने सुनगुन है, आपको कोई शुनीद है इधर उधर से कैसी बातचीत हो रही है? जी हमारे पास तो ऐसी कोई इस वक्त खबर नहीं है, लेकिन जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब आपको मालूम है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कहते थे कि 20 दफ़ा हम मुंतखब करवाएंगे वर्दी में, तो गालिबन कोई तारीखी ताल्लुकात हैं ऐसे जिन्हें वो बरोए कार ला रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हमारे पास ऐसी खबर नहीं। एज ए प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन आपको लगता है कि इस वक्त जो मरकज़ में आपकी स्ट्रेटजी है, इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं, बदतरीन किस्म का बहरान है, जो हम नहीं कह रहे हैं, जो आपको स्टॉक मार्केट बता रही है, जो आपको फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बता रही है, जो आपको हर बिजनेसमैन जो एलसी खोलना चाहता है वो बता रहा है, जो आपको महंगाई बता रही है, मरकज़ के हालात ये हैं। आपकी पार्टी के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो है वो आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की दुर्गत बनाता है, उसको जोकर कह देता है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है क्योंकि आप कोलिशन हुकूमत हैं, पंजाब केपी डिसॉल्व हो चुकी है। आपका ख्याल है कि आप सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को पावर में और आखिरी दिन तक लड़ते रहेंगे ऐसे ही? जी अल्लाह ताला का बेहद करम है कि वफाक में कोई ऐसा सियासी चैलेंज हमारी हुकूमत के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है जो हुकूमत को गिरा सके या हुकूमत को डिसरप्ट कर सके, क्योंकि तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं वो बिल्कुल इस वक्त मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं, इस हुकूमत का हिस्सा हैं। चैलेंज ये इस बात का है कि जिससे हम निमट रहे हैं, चाहे आज जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन 3 चीज़ें जिनसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर निमट रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत की बहाली में रुकावट है। एक तो वो सारी कमिटमेंट्स जो इमरान खान ने 2019 में IMF के साथ की थी। अब इमरान खान के बारे में हमारी राय और आपकी राय जो भी होगी, लेकिन IMF से जब हमने बात कर रहे हैं पिछले 8 माह से, वो कहते हैं कि वो भी रियासत पाकिस्तान थे, तो लिहाजा वो जो कमिटमेंट है उससे आप पीछे नहीं हट सकते, तो वो हमारी राह में रुकावट है। दूसरा जो चीज़ आमतौर पर बात नहीं की जाती, और इमरान खान ने खुद उनकी ज़बान में आपको मालूम है 2018 में फरमाते थे कि जी 30,000 अरब पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज हो गई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कौम को कि जब वो छोड़कर गए हैं तो वो 30,000 अरब जो है वो 57,000 अरब रुपए हो चुके थे।
तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही 3.25 साल में कर्जा डबल करके, और जिस कर्जे की रीपेमेंट की वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं कि देखें जी आपने ये कर्जा भी पे करना है, आपने वो कर्जा भी पे करना है, तो वो जो पाकिस्तान के कर्जों में एक बहुत ही भयानक और इस वक्त वाज़ेह हो गया कि नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा जो इमरान खान करके गए हैं, 30,000 अरब से 57,000 अरब वो लेके गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 90% इजाफा हुआ है। वो इशू है जिससे हम रोजाना की बुनियाद से डील कर रहे हैं। और अगर उस अनसर्टेनिटी में कोई कसर रह गई थी तो जो इमरान खान ने 1.5 साल पहले जो ऐलान किया था सदर पाकिस्तान ने, जो आज भी मौजूद हैं, कि हम तालिबान को आप माफी देना चाहते हैं, वजीर खारजा ने उसको दोहराया भी था, और फिर तालिबान ने उसको झटक दिया था कि जी हम तो आपकी आइन को नहीं मानते, आप कौन है माफी देने वाले। नरमी थी उस वक्त की 2020 और 21 में जो शो की गई, उसकी वजह से हमें एक नए दहशतगर्दी का चैलेंज जो हमारे सामने दरपेश है। तो ये IMF का मुआहदा, आई एम श्योर देखें 57,000 आप ये प्रोग्राम देखेंगे भी, बहाली में रुकावट है, आप प्रोग्राम देखेंगे भी, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये हिस्सा जो अभी आपने फरमाया ये जरूर देखें, क्योंकि यू जस्ट साउंड लाइक इमरान खान। इट्स ऑलवेज द प्रीवियस गवर्नमेंट्स फॉल्ट। मईशत उनकी वजह से ख़राब हुई, मुआशरत उनकी वजह से ख़राब हुई, खारजा पॉलिसी उनकी वजह से ख़राब हुई, तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि इमरान खान को ब्लेम करते रहो एंड यू आर हैप्पी विद इट, यू थिंक हमारी स्ट्रेटजी यही है। देखिए, कहा जाता है जी कि सख्त फैसले जो करने थे वो हमने किए मौसम गर्मा में बजट से पहले, जो जिसका हमें बहुत सियासी तौर पर नुकसान हुआ। बिजली की कीमत बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, टैक्सेस बढ़ाए गए, लेकिन हमने वो सख्त फैसले किए और अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से महफूज उस वक्त भी रखा और अभी तक रखा हुआ है, रखेंगे। तो ये जो सख्त फैसले थे वो हमने किए हैं, लेकिन उस वक्त के कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान के इसलिए ज्यादा जहरीले हैं कि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के इशूज हैं, कि जो उन इमरान खान का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीकेकार था फॉरेन पॉलिसी को चलाने का, जिसके नतीजे में चीन को भी नाराज किया सीपैक के मामले में, सऊदी अरब को नाराज किया, यूएई को नाराज किया, अमेरिका को नाराज किया, यूरोपियन यूनियन को नाराज किया। अब तो सारे राजी हैं ना, अब तो आपके पास सारी चीजें आ जानी चाहिए, अब तो आप सारे आपसे राजी हैं। ईरान भी खुश है, हालांकि ईरान की सरजमीन से अभी दहशतगर्दी का हमला हुआ है। अफगानिस्तान भी आपसे खुश है, हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हो रहे हैं। आपको कमिटमेंट्स मिलती हैं, वो ट्रांसलेट नहीं होती हैं इनटू डॉलर्स। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आपने सब कुछ अच्छा कर दिया है तो आपके प्राइम मिनिस्टर का बेटा बिल्कुल अपने फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर को जोकर क्यों कह रहा है? आई मीन इट इज अनबिलीवेबल। जी देखिए, उनकी तरफ से ये दोनों तरफ से सियासी तौर पे बयानबाजी हुई है। कुछ हमारे भाई हैं साबिक जो वजीर फाइनेंस थे, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है, उसके जवाब में भी गुफ्तगू आई है। उससे कतई नजर एज आई सेड, हमें पाकिस्तान की साख की बहाली में, जो ये फॉरेन पॉलिसी इस मामले में हमारे इकोनॉमिक रिलीफ से जुड़ी हुई है, उसमें वक्त लग रहा है। क्योंकि वो जो खराबी है कि जब आप 4 साल सीपैक के प्रोजेक्ट्स को सर्द खाने में डाल देंगे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जब आप अपने दोस्तों और पार्टनर्स के बारे में गलत बयानात देंगे, घड़ियां बेच देंगे, तो वो जो ट्रस्ट लेवल है उसको दोबारा वो फौरन तो गेन नहीं होगा, चाहे हमारी हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, लेकिन वो ट्रस्ट दोबारा वापस नहीं आएगा। IMF के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया उसका ट्रस्ट फौरी तौर पर वापस नहीं आएगा। और ये बात याद रखें कि हम एक पोस्ट अफगानिस्तान विदड्रॉल जो अगस्त 2021 में हुआ था, जिसमें मगरबी दुनिया अफगानिस्तान से निकल चुकी है, उसको उस तरह पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और जो हमारे बाकी साथी हैं उनको इमरान खान ने नाराज कर दिया। तो ये सारे इशूज मिलकर ऐसे हैं जो एक पहाड़ सा है। दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा, मैं आपसे दोबारा दरखास्त करूंगा, मोदबाना दरखास्त करूंगा अपने तमाम मेहमानों के साथ। मैं मोदबाना दरखास्तें ही करता हूं कि एज आई वाइंड अप दिस पार्ट, आप प्लीज अपना आखिरी जवाब भी दोबारा सुनिएगा, बड़ा जरूरी है, ताकि पता चले कि आपका नैरेटिव जो है वो है क्या, और उसके बाद फिर अगले प्रोग्राम में अगर मौका मिला तो आपसे दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
नाज़रीन, अब मईशत की बात कर लेते हैं। सियासत अपनी जगह पर, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी मईशत है, और मईशत को संभालने वाले जहाँ पर खड़े हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन मईशत को चलाने वाले जो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री है उनके हालात भी ख़राब हैं। ये ख़बर आपके सामने है, जिसके अंदर एक सनतकार ने गवर्नर स्टेट बैंक से बात करते हुए मुलाजमीन को निकालने के हवाले से जब बात की तो वो रोने लग गए और बताया कि किस तरह ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इससे पहले ख़बरें ये भी आ रही थी कि इन मीटिंग्स के अंदर ये भी बात हो रही है कि अगर हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम नहीं किए तो सड़कों के ऊपर रमज़ान मुबारक में बाकायदा लड़ाइयाँ होंगी, लोग छीना झपटी पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास अंजुम निज़ार साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं FPCCI के। मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहूँगा कि हालात कितने ख़राब हैं। ये ख़बरों की हद तक इनफरादी रद्द-ए-अमल है, लोग अपनी बिपता बता रहे हैं तो लगता है कि बहुत सारे हालात ख़राब हैं। इज्तिमाई तौर पर अगर आपको तस्वीर बनानी हो तो बिज़नेस के हालात कहाँ पे खड़े? हालात इस वक्त ये बन रहे हैं कि इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, बड़ी तेज़ी से बंद हो रही है। पहले टेक्सटाइल बंद हुई, अब क्योंकि LCs जो हैं कुछ अरसे से LCs नहीं खुल रही, अब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेजेस भी आपको सामने नज़र आ रही हैं। कुछ इंडस्ट्री यूँ समझ लें कि हर दिन कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। मैं खुद 8-10 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, अब मुझे भी नज़र आ रहा है कि 15 दिन बाद मेरा एक प्लांट बंद हो जाएगा, फिर दूसरे टाइप का प्लांट बंद हो जाएगा। तो इस तरह पूरे जो सिस्टम है वो इस वक्त जो है वो ना वो बंदिश की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1-1.5 महीने से जब आपने LC। अच्छा अंजुम साहब, ज़रा चेन तो बताइएगा उन मुहरकात का जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिन में मुमकिन तौर पर मेरा प्लांट बंद हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है? जी, उसकी सीधी सी उसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है, क्योंकि LCs जो खोल नहीं पाए, LCs लेके जाते थे तो बैंक उसको क्योंकि एंटरटेन नहीं करता था, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी। तो जब इंपोर्टेड गुड्स आपके पास एक तसलसल से कॉन्टीन्यूटी के साथ नहीं आएंगी, तो जब उस गुड्स का एंड होगा तो डेफिनेटली प्लांट तो बंद होना है। सो इसी तरह ही है कि बाज़ एक रॉ मटेरियल बनता है, बाज़ का 3-4 चीज़ों से मिलके बनता है। अब उनमें से अगर एक चीज़ भी शॉर्ट हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह जितना भी जो सप्लाई रॉ मटेरियल चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब आपकी इंपोर्टेड जो सप्लाई चेन स्टॉप होगी तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी अल्टीमेटली बंद होगी। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं इस मौके पर कि आप कितने अरसे से इस बिज़नेस में मौजूद हैं, या आपका ख़ानदान, ज़ाती सवाल नहीं है लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, से आपको सबक बना रहा हूँ कि आपने ऐसे हालात जी पहली मर्तबा देख रहे हैं, या इसके साथ कोई आप चीज़ कंपेयर कर सकते हैं कि माजी में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ताकि टाइम फ्रेम क्लियर हो कि इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, ये हालात कितने गैर मामूली? देखिए जी, मेरे ग्रैंडफादर भी कारोबार में थे, वालिद साहब भी थे, मेरी जनरेशन में मेरे बच्चे भी आ गए हैं कारोबार पे। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी जो है इंडस्ट्री में वो है 45 ईयर्स है। तो मैंने इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे, और कभी इतनी बेहिसी नहीं देखी कि कोई इश्यूज़ को एड्रेस करे। इस वक्त तो कोई एड्रेस करने को कोई तैयार कोई नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क में सियासत पीक पे है और इकॉनमी जो है वो हमेशा पीछे रही है। वैसे भी हमारे मुल्क में यही है कि नेशनल इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ कोई नहीं है। अंजुम साहब, अगर मैं एक और सवाल आपसे कर पाऊँ, ये हैरानी भी होती होगी ये बात करते हुए, क्योंकि नून लीग की हुकूमत या इस जमात की वजह शोहरत जो रही है कि बिज़नेस फ्रेंडली इंडस्ट्रियल जो आउटफिट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर, आपने फैक्ट्रियाँ लगानी है, जॉब्स देनी है, इनके ऊपर एतराज़ हमेशा यही रहा है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे हलकों को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेहिसी का, ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ये कैसी बेहिसी है कि जो नून लीग की अपनी रेपुटेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़ी? सर देखें, जहाँ तक इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल वजह कहा कि नून लीग की जो रेपुटेशन है कि वो बिज़नेस फ्रेंडली है, क्योंकि उनका ख़ुद भी एक बैकग्राउंड है बिज़नेस के साथ। लेकिन इस दौर में, ये जो मौजूदा दौर है, इसमें तो फेडरेशन की तरफ से, चैम्बरों की तरफ से बारहा रिक्वेस्ट भेजी गई हैं कि खुदारा हमारे साथ बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें, ताकि हम भी आपको कोई तजवीज़ दे सकें, हम भी आपके साथ कोई बात कर सकें। जिन मसाइल में मुल्क फंसा हुआ है, शायद हम आपको कोई बेहतर स्ट्रेटजी बता सकें। लेकिन अगर कोई बैठे ही ना आपके साथ, तो फिर आप क्या बात करेंगे? तो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बिल्कुल आखिर में अंजुम साहब, आपको ये सवाल शायद अनफेयर लगे, लेकिन मुझे हर हाल में आपसे पूछना है।
I have to ask you this question. I have to ask you this question because the time is short. अगर आपको किसी एक पॉलिसी या फर्द के ऊपर उंगली धरनी हो कि इस वक्त ये जिम्मेदार हैं, ये हल भी कर सकते हैं और मसले की जड़ भी हैं, वो कौन होगा? सर देखिए, हल तो गवर्नमेंट नहीं करना है और तो किसी ने नहीं करना। अगर कोई पॉजिटिव काम होगा तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। तो ये तो बड़ी आया बात है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल हूएवर इज रनिंग द गवर्नमेंट। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जा सकते। जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, मसले मसाइल का हल भी उन्होंने ही करना। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं। आपकी मीटिंग स्टेट बैंक के गवर्नर से हुई ना, तो आपने गवर्नर के साथ सर मेरी रखी। सर बात यह है कि फाइनेंसेस और ये फाइनेंशियल मैटर्स हल करना गवर्नमेंट और स्टेट बैंक दोनों की जिम्मेदारी है। अब देखिए, स्टेट बैंक सर्कुलर निकालता है, बैंक इंप्लीमेंट नहीं करते। स्टेट बैंक ने 27 दिसंबर को एक सर्कुलर निकाला कि 2 जनवरी से आपके जो मामला जो हैं, चंद शोबे जो हैं ये टेकअप कर लिए जाएंगे, इस पर जो आपकी एलसीज खुल जाएंगी। लेकिन उन शोबों में ना फार्मास्यूटिकल में ना एनर्जी में हर चीज़ की बात होती है कि जनाब सब्जेक्ट टू अप्रूवल, पहले अप्रूवल लें, महीना अप्रूवल पे लग जाता है, या अप्रूवल बैंक उसको भी एंटरटेन नहीं कर रहे, और बैंकों ने इसकी चांदी लगी हुई है। वैसे तो हम कमा ही रहे हैं बैंकों के लिए। आप देख रहे हैं पिछले 5-10 सालों से इनकी कॉन्टिन्यूसली इनकी जो बैलेंस शीट होगी, आपको इकॉनमी भले उसका जो है ना मतलब क्राइसिस में हो, लेकिन इनकी बैलेंस शीट जो है ना वहाँ चांदी चांदी आपको नज़र आएगी। अभी भी आप ये देख लें कि जो आपके एक्सपोर्ट के जो रेट हैं वो 226-27 रुपये होंगे, और जो इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो 260-70 रुपये पे आपसे मुख्तलिफ बैंक क्लियरेंस के वो चार्ज कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे बैंकों को लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़े फोर्सफुल अंदाज से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, और मैसेज भी बड़ा क्लियर है कि अगर आपने मसाइल हल नहीं किए तो लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एंड द क्लॉक इज़ टिकिंग। आपके पास साल नहीं है, महीने भी नहीं है, हफ्ते हैं जिसके अंदर आपने क्रिटिकल फैसले करने। इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी तौर पर मरकज़ में, तो हमने एक तस्वीर आपके सामने रखी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली तहलील और उसके बाद वही अमल जो पंजाब में शुरू हुआ, वो अमल अब केयर टेकर्स का जारी है। हमारे पास अहमद वली खान साहब मौजूद हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी की। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सेनेटर परवेश खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कोई ज़माना था कि जब पाकिस्तान में एक सूबे की सियासत एक सूबे तक महदूद रहती थी, लेकिन अब जो केपी के अंदर होगा उसका असर मरकज़ पर पड़ेगा। पार्टियों के दरमियान जो आपको जहरीलापन नज़र आ रहा है उसका एक अक्स आपने कराची में देख लिया, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, और ये ज़रा छोटे पैमाने पर है। आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते हैं ज़्यादा। अहमद वली खान साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपसे मेरी दिन में बात हुई थी तो आपने जिक्र किया था कि आप बहुत खुश हैं कि इस जंजाल से जान छुटी, लेकिन आने वाले हालात जो हैं वो ज़्यादा गैर यकीनी का बायस बन रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बतौर सियासी वर्कर के और एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, आप आने वाले दिनों में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जो केपी स्पेसिफिक हो सकते हैं? देखिए भाई, सबसे पहले चैलेंज जो ये हुकूमत छोड़ के जा रही है, तो वो तो जैसे पूरे मुल्क में एक महाशी चैलेंज है, तो पुख्तनख्वा भी एक महाशी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। हम जब 2013 में हुकूमत छोड़ रहे थे तो पुख्तनख्वा का कर्जा 75 अरब रुपए था। आज 9.5 साल बाद वो कर्जा 900 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे लिए जो मईशत की है वो तो है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा मसला जो PTI का एक तोहफा जाते जाते ये लोग जो पिछला रिजीम दे के गए हैं, वो ये टेररिज्म का एक और नया लेयर जो आ गया पुख्तनख्वा में, तो ये भी इन्हीं का एक तोहफा है। और आने वाले वक्त में ये दोनों मसाइल पुख्तनख्वा के अवाम को बहुत बुरी तरह पकड़ेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर हमारी ज़िंदगी महफूज नहीं होगी, जहाँ पे जीना मुश्किल होगा, तो इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है। और मैंने जिस तरह दिन में आपको कहा कि जी हम शुक्रगुजार हैं, हमारी इनसे इस आफत से हमारी जान छूट गई, क्योंकि पिछले 9 साढ़े 9 साल में देखें पुख्तनख्वा में आइन नाम का कोई चीज़ नहीं था।
कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था। जो इनका दिल किया वो इन्होंने किया, जो डीप स्टेट के लोग थे वो इनके सपोर्ट पे थे, जो मिली भगत में इन्होंने पुख्तनख्वा के वसाइल का बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसके सामने मिसाल पड़े हुए हैं। BRT देखें, BRT का पूछताछ तक उस पर स्टे है कि नहीं, उसका नहीं पूछ सकते। बिलियन ट्री सुनामी, फिर उसके बाद देखें जो हमारा उधर इसने निज़ाम दरम बरम किए, हेल्थ का निज़ाम अभी तबाह होने के बराबर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम इसने तबाह कर दिया है, इसने सब कुछ तबाह और बिगाड़ करके रखा हुआ है। आने वाले लोगों को ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरिम गवर्नमेंट और फिर जिसकी भी हुकूमत आएगी उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी इनके इस फैसले पे खुशी है कि कम से कम इनसे जान छुट्टी चले, अभी कोई पॉजिटिव ट्रैक पे तो जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी पे रुकिएगा सेनेटर साहब। अब आपकी जमात जो है वो मेन स्ट्रीम जमात है, आप PDM का हिस्सा हैं, सिंध हुकूमत आपके पास है। ये जो सेंस है कि चले PTI की हुकूमतें चली गई और इससे जान छूट गई, लेकिन आने वाले दिनों में चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए लोग आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि आपकी जमातें जो हैं वो अपने आप को मुतबादल जमातों के तौर पर पेश कर रही हैं, अल्टरनेटिव टू PTI। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लिस्ट अभी ML वली खान साहब ने बनाई, उसके पेश नज़र आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी, आप डील कैसे करेंगे इन चैलेंजेस को? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इमरान खान का सियासत में होना है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मुल्क में फसाद और इर्ताश की अलामत बन चुके हैं। यानी कि इस मुल्क में ऐसी कोई जमात नहीं है कि जो ऑपोजिशन में ना रही हो, जिसने बदतरीन जो है वो जो रियासती जबर है वो बर्दाश्त ना किया। हर जमात ने किसी न किसी दौर में ये सब बर्दाश्त किया और उसके बाद वो आज तक जो जहां आज पहुंचे हैं वो इस सोच और फिक्र पे पहुंचे हैं कि ये काम बंद होना चाहिए। ये वाहिद वो एक लीडर है जिसको ऑपोजिशन में भी कोई हाथ लगाने नहीं देता। ये वो लीडर है जो ऑपोजिशन में भी जिस तरह चाहे ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने की साजिश करे, इसको कोई वाला नहीं। आपको याद होगा तलत कि अभी चंद माह पहले ही जो एक इनकी कॉल पकड़ी गई थी जिसमें साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और KP के वजीर खजाना की जो बातचीत पकड़ी गई थी, उसके बाद हम में से किसी को ये अगर जरा भी शक था तो वो दूर हो जाना चाहिए था कि ये किस एजेंडे पे। आज भी मैं समझती हूँ इस मुल्क में उनका एक ही एजेंडा है कि वो जितना हो सके उतना इर्ताश पैदा करें, आलमी इदारों को ये तासुर दें कि इस मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक इमरान खान जो है वो उसको हुकूमत हवाले नहीं कर दी जाएगी। लिहाजा मैं समझती हूँ ये जो दहशतगर्दी की एक लहर है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दहशतगर्दी की लहर में आप मुझे बताइए, आपको याद होगा एक ऐसा वक्त था कि जो मॉडरेट पार्टीज थी, ये शायद 2013 का इलेक्शन था, उनको इस हद तक दीवार के साथ लगाया गया था, उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई थी कि वो सारे अपने घर से नहीं निकल सके। इसी तरह का माहौल आज पैदा करने की कोशिश की गई बड़े सोची समझी साजिश से। उन तमाम लोगों को जिनके ये हामी थे वो दहशतगर्द, जिनके ये भाई बनते थे, उनको लाकर वापस फंसाया गया, उन्हें जेलों से निकाला गया। और वो जो हमें कुछ ब्रीफिंग्स जो को कि वो इन थी, मैं उससे बात नहीं कर सकती, लेकिन उस सारे अमल में जो है वो ना पार्लियामान कोई हिस्सेदार बनी, उस सारे अमल में ना कोई पार्टी हिस्सेदार बनी, ना किसी को कुछ पता था, ना किसी को कुछ बताया। और वो आज इनके लाडले जो हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं। और कोई भी इलेक्शन, कोई भी सियासी सरगर्मी जो है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके जरिए जो है ये अपने सियासी हरीफों को जो है तो बुनियादी तौर पर सेनेटर साहबा आप ये फरमा रही हैं कि इमरान खान अभी भी उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनका एजेंडा अभी भी फसाद करवाने का है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनकी मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपसे सवाल और यही सवाल फिर ML साहब के पास भी। तो व्हाट यू सेइंग एसेंशियली इज कि कुछ नहीं किया जा सकता, इमरान खान का भी कुछ नहीं किया जा सकता, उनकी मौजूदगी में कुछ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के लिए बेहतर। नहीं, देखिए इतने बड़े तो फंदे खान नहीं है।
कि उनकी मौजूदगी में कुछ ना हो सके और उनको जो है वो जो मर्जी करते फिरें। लेकिन मैं आपको उस बिगाड़ की तरफ जरूर इशारा कर रही हूँ जो इन्होंने पैदा कर दिया, जो इस हद तक और अभी भी जितना उनका हाथ पड़ता है वो करते हैं। और जहां तक आपने कहा कोई है, आप क्या समझते हैं कि वाकई इस तरह की ऑपोजिशन इतनी जो इन्होंने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की है? एमएल साहब आपके पास आ जाते यही सवाल लेके, सो इमरान खान को आप ना छोड़ सकते हैं क्योंकि वो निज़ाम का हिस्सा हैं, और ना ही उनकी मौजूदगी में कोई मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो सकते हैं। योर टेक? नहीं जी, मेरे ख्याल में मैं आई डोंट टेक इट। मेरा पहला सवाल तो ऑब्वियसली आपने कहा तो मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। अब सवाल जो होगा मतलब उसी का जवाब एज पर्टिकुलर। तो इमरान तो ठीक है भाई, सियासत यहाँ हर किसी को इजाज़त है और वो कर सकता है। यहाँ पे इदारे हैं और इदारे को अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम इदारों से तो सफ़े अव्वल ये तवक्को करें कि इदारे इन काम बिल्कुल ना पड़े, न्यूट्रल लफ्ज़ भी ना बोले। भाई इदारे आइन को मद्देनज़र रखते हुए इदारे अपना किरदार अदा करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, सियासत का हर किसी को इजाज़त है, जो करना चाहे कर सकता है, जिसका जो दिल करे, और आइन के अंदर रहते हुए जो खिलवाड़ करना चाहे वो कर ले। काम तो अब अवाम का है कि अवाम ने फैसला करना है, हमने क्या करना है। सबसे पहले पाकिस्तान में जो भी या अभी हुकूमत बैठी है या आने वाली हुकूमत, द फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग इज के हमने आइन को अमल दरामद में लाना है। जब तक पाकिस्तान में मनोअन आईन पाकिस्तान टिल द 25th अमेंडमेंट मनोअन अमल में नहीं आता, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा साफ नहीं हो सकता। और वो आपको पता है कि अगर हम आइन को जिससे मुराद क्या है, अहमद साहब ये समझाइएगा, जिससे मुराद क्या है? तो अहमद साहब जरा इसकी वजाहत मेरा ये सबसे पहले कि मतलब क्या एक चीज क्या हो, सबसे पहले देखिए हम पार्लियामेंट वालों को इस गंद से निकलना होगा। पार्लियामेंट का काम क्या है? आइन बनाना, कानून बनाना। मेरे ख्याल में जो भी आता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तक महदूद रखना चाहिए। जो हम पार्लियामेंटेरियंस को सड़कें बनाने का काम दे दिया गया है, नाली कूचियों बनाने का काम दे दिया गया है, नौकरियां करने का काम दे दिया गया है, तो इससे तो कभी भी निजाम नहीं चल सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट से ये जो पावर है ये निकाल के फुल फ्लेज बल्दियाती फॉर्म पे जाना चाहिए और वो निजाम बनाना चाहिए। अगर मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊं यही सवाल लेके, तो बुनियादी तौर पर लोग सलूशन मांग रहे हैं। अहमद साहब का ख्याल है कि पार्लियामान को आज़ाद मुख्तार नाले की सियासत और ठेके की सियासत से निकलकर अपना काम करना है, लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया था वो ये कि इमरान खान ने जो बिगाड़ पैदा किया है, जो कराची के अगर हम वर्डिक्ट लें मेयर के इलेक्शन की स्प्लिट मैंडेट्स हैं, हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि केपी के अंदर भी स्प्लिट मैंडेट हो सकता है और मरकज़ में भी। तो स्प्लिट मैंडेट के साथ तो ये मसाइल हल नहीं कर सकते आप, या कर सकते हैं आपके ख्याल में? पहले देखिए इसमें अब क्योंकि वाकई सियासी तो एक्टिविटी हर पाकिस्तानी का हक है, वो हम नहीं छीन सकते, लेकिन चंद सियासी लोगों को लाडला बना लेना और उनके लिए हर हराम भी हलाल हो जाए और हलाल जो है दूसरों के लिए हराम हो जाए, ये वाली रविश अब जो है इसको हमेशा के लिए इसकी बेखबरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि स्प्लिट मैंडेट जो कराची के आपने जिक्र किया जरूर स्प्लिट है, लेकिन उस स्प्लिट में इस इमरान खान का कितना हिस्सा है? जो इसके बारे में तासुर दिया जा रहा था पिछले कई माह से कि ये जहां खड़ा होगा वहां जो है वोटों की बारिश होगी, ये जहां जिसको इशारा करेगा वो जो है जीत, ये जिस तरफ का रुख करेगा हवा उस तरफ की चल पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि कराची जैसा एक मॉडरेट शहर, पढ़े लिखे लोग, इतनी तहजीब और सकाफत, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ये एक तासुर बनाया जा रहा था कि कराची का मेयर अगला जो है वो पीटीआई का होगा, और अब इसके अपने लोग जो है वो मानते हैं इमरान खान के कि उनके पास वो तैयारी नहीं थी, वो 10 तावीलें देते हैं आप उनसे बात करें, वो ये समझ गए हैं और पाकिस्तान की कौम भी ये समझ गई। सारी हवा बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है आपको और मुझे पता है। कभी थैंक यू फलाना, कभी जी मैं वापस आऊंगा तो इतने लाख, जैसे मुशर्रफ साहब कहते थे लोग मुझे करोड़ों लेने आएंगे, मेरे ट्विटर पे ऐसी फॉलोइंग है।
लेकिन जब ऑन ग्राउंड हकीकत खुलती है तो वो ऐसा नहीं होता। इमरान खान की भी तमाम तर मकबूलियत जो है वो थैंक यू, याद होगा ना आपको, थैंक यू एक मुहिम चलती थी फलाना और थैंक यू, ये वो थैंक यू वाली है, ये बनाई गई है, मैन्युफैक्चर्ड है। अब ये खुल गया है पोल जाके कराची में, लिहाजा स्प्लिट मैंडेट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, आपको याद होगा 2008 से 13 इतना स्प्लिट मैंडेट था, उसमें हमारे पास MQM थी अल्ताफ हुसैन के साथ और ANP थी, कितनी जमातें थी। हमने सबको साथ लेकर बड़े बड़े 18वीं तरमीम की, कौन सा काम नहीं किया। इससे ज्यादा हमारी रियासत की जंग थी दहशतगर्दों के साथ, पॉलिटिकल असैसिनेशंस थी, वुज़रा को असैसिनेट किया, लेकिन मामला चला। ये हालात नहीं थे जो आज इस शख्स के आने के बाद, इस शख्स को इक्तदार जो है जबरदस्ती देने के बाद, जबरदस्ती इस शख्स को जो है इक्तदार का ताज जो हुमा है वो इसके सर पे बिठाया गया, इसके सर पे ताज पहनाया गया। अब इन्हें ये समझ आती है कि द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। उस वक्त के बादशाह के पास कुछ नहीं था, कुछ दिखाने को नहीं था, वो सब जो था वो आर्टिफिशियल स्क्रीन थी, वो सब जो था वो एक लेंस के जरिए लोगों को दिखाया जा रहा था। और उसमें आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और सोशल मीडिया है उसका एक ज़ाहिर रोल है जो पहले नहीं होता था। लिहाजा ये सब जो है ये एक जाली अक्स था और वो जाली अक्स अब खुल गया है, तो असलियत सामने आ गई है कि इमरान खान साहब की क्या मकबूलियत थी, उन्हें किस तरह इस पे किताबें लिखी जाएंगी आगे आने वाले वक्त में, इस पे पूरी दुनिया में केस स्टडीज पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल, I have to cut in, Parvesh, because time is short. मुझे एमएल के पास बिल्कुल क्विकली एक छोटे सवाल के लिए जानिए, मुख्तसर जवाब दीजिएगा एमएल साहब। ये फरमाइएगा कि कराची का मूड तो आपको पता चल गया, हैदराबाद का मूड भी पता चल गया, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपको आपकी असेसमेंट में मूड क्या नजर आता है सियासी तौर पर? जैसे मैंने पहले बोला तलत भाई, पुख्तूनख्वा तो एक बहुत बुरे हालात में अभी इस वक्त फंसा हुआ है और इस वक्त जो चैलेंजेस हैं जो मुझे लग रहे, इलेक्शन, आई डोंट सी इलेक्शन बिफोर टाइम, मैं अभी भी आई सी इलेक्शन टुगेदर, जनरल इलेक्शन, और मैं उसको देख रहा हूँ कहीं सितंबर अक्टूबर में अर्लीस्ट, इससे पहले तो मैं नहीं देख पा रहा। और भी कंस्पिरेसीज पक रही हैं इन इस्लामाबाद, यू नो व्हाट्स कुकिंग। लेकिन पुख्तूनख्वा के हालात जो हमारा अभी फौरन जो चैलेंज है तो दैट इज एक्सट्रीमिज्म। अफगानिस्तान में जो हालात आए हैं उनके असर पुख्तूनख्वा पे आते हैं, इट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, और मेरे ख्याल में इन द कमिंग मंथ्स ये और भी बढ़ेगा और इसका मेरे ख्याल में सबको बहुत सीरियसली बैठ के सोचना चाहिए। मैं 2-3 साल से चीखता आ रहा हूँ कि हालात खराब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, मुआहदे ठीक नहीं हो रहे। एमएल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, अब ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं लेकिन दो मुझे बड़े दिलचस्प नज़र आए। एक तो केपी में पीटीआई ने अपनी हुकूमत का खुद ही खात्मा किया, असम्बली को तहलील कर दिया। इसके ऊपर JUIF की तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा है और हैशटैग है KP स्याह दौर का खात्मा, और हज़ारों ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुके हैं। इनमें जो बात आपको होती हुई नज़र आ रही है वो ये कि तहरीक इंसाफ की जो 9 साला कारकर्दगी है उसके ऊपर भरपूर तनकीद हो रही है। और एक दिलचस्प बात यह है कि KP में JUIF की हुकूमत बनाने की बातें हो चुकी हैं। JUIF इससे पहले मखलूत हुकूमत में अपना चीफ मिनिस्टर ला चुकी है और जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके अंदर अपनी कारकर्दगी के पेश नज़र उनका ख्याल ये है कि उनके पास एक अच्छा चांस है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि JUIF के जो एम्बिशंस हैं इस ट्रेंड में आपको नज़र आ रहे हैं। नून लीग की तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा है, इमरान खान की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद हो रही है, हज़ारों ट्वीट्स हो चुके हैं और जो हैशटैग बड़ा दिलचस्प है, कारकर्दगी दिखाओ प्लस्तर नहीं है। अच्छा, इमरान खान की टांग का प्लस्तर जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा और अब वो तख्ता मश्क है इस किस्म के जुमलों का और जो ट्रेंड्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन नून लीग इमरान खान की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करके ख़ुद को तनकीद से बचा नहीं पा रही, ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। तो इन अ वे वो कुछ दिखा रहे हैं कि हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन इस वक्त मामला इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी का नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का है। ट्वीट्स आपके सामने असद उमर साहब ने, असद उमर साहब बहुत सारे अपनी तरफ से गहरे ट्वीट करते हैं लेकिन उनके ट्वीट्स के अंदर भोलपन का अंसर हमेशा हावी रहता है। इसमें भी ऐसा ही है। तोशाखाना के 50 साल रिकॉर्ड जो अदालत ने तलब किया उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं
कि सारे चोर अगर पकड़े गए, इस वजह से इस खौफ में क्या आप अदालत को वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे, जिसके ऊपर वहीद मुराद ने ये ट्वीट किया कि मतलब कि अभी तक सिर्फ एक चोर बेनकाब हुआ है रस्तोजी। यानी वो कह रहे हैं कि असद उमर साहब ने मान लिया कि सारे चोरों को पकड़ना है, लेकिन अभी सिर्फ एक चोर बेनकाब हुआ। मुर्तज़ा अली शाह ने ट्वीट किया, शेख रशीद साहब लंदन में अपने आप को बहुत खुश पा रहे हैं और उनको इंटरटेन किया जा रहा है। नील मुसरत की कंपनी में है। नील मुसरत उन लोगों में से एक है जो हर जगह पर पीआर के लिए मौजूद होते हैं और जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान में बड़ा काम करना था। मुर्तज़ा अली शाह ने उन कामों में से एक का जिक्र किया अपने ट्वीट के अंदर। परवेज़ इलाही साहब का ट्वीट जो मैंने प्रोग्राम में रेफ़र किया, ये उन्होंने बताया कि इस दफ़ा इलेक्शन जनरल ही होगा। अब पता नहीं उन्होंने ख़ुद ये जुमला लिखा है, जनरल इलेक्शन भी कह सकते थे, आम इंतखाब भी कह सकते थे, लेकिन इलेक्शन जनरल ही होगा। और साथ ये भी कह दिया कुछ चीज़ें अभी पस पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पर हैं। वो पस पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पर कौन कौन लोग बैठे हैं इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इलेक्शन जनरल जो है वो बड़ा एक दिलचस्प जुमला है उनका। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने 35 इस्तीफ़ों की एक्सेप्टेंस के बाद ट्वीट किया है, खुश हैं और जुमले लगा रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ मिलकर इमरान खान को, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह अब इमरान खान अगर ख़ुद लड़ रहे हैं 35 हल्कों में तो ख़ुद लड़ेंगे और अपने ख़िलाफ़ ही लड़ेंगे, क्योंकि PDM तो इसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले नहीं रही। लेकिन कमाल बात यह है कि पाकिस्तान अपने नाजुक तरीन सियासी मोड़ पर से गुज़र रहा है, मुआशी हालात भी ठीक नहीं हैं और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सियासतदान एक दूसरे को जुगते लगा के खुश हो रहे हैं।